वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस में आज आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा दिन है संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हम आपको आज के दिन भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं। ठीक है, 2019 के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए थे और ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इजी आए थे, बट हाँ कि इतने आए थे कि आप लोग अगर पढ़ के जाओगे तो आप लोग अच्छे से पेपर कर दोगे। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो हम लोग ये चीज़ें भी आगे करते जाएंगे, बट मैं आपके साथ में साइड बाय साइड हम लोग हर संडे को लगभग 10 क्वेश्चंस किया करेंगे अपने। ठीक है, अकाउंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं, तो हम लोगों ने अपने इस पे एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ाते हैं अकाउंट्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अपने अकाउंट्स को स्टार्ट कर दिया है जो कि बेसिक से, और हम लोग अपना एक सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे और एक हम लोग अपना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को दूसरे जो भी कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह जो मतलब परेशान है कि कितने का कोर्स खरीदे, कितने का क्या करें, कितना पेमेंट करें, तो उन लोगों को तो शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोग कहीं पे भी एक पैसा न दें और आप लोग हमारा मतलब जो कंसेप्ट जो है फ्री एजुकेशन का, उसके लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, हाँ भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, इतना तो करोगे ना। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरी मेहनत थोड़ा सा मतलब एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। ये शेड्यूल 3 जो था कंपनीज एक्ट 2013, जो कि 2013 में हमारे कंपनीज एक्ट आया था नया। ठीक है, अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया था, हाँ, इसने किसको रिपील किया था, मतलब किसको इसने हटाया था आके? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना इस चीज़ को। ठीक है, एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पूछा गया है, इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। ठीक है, अब देखो जैसे हमारी नई वाली जो आई थी, तो इसमें क्या होता है, एसेट्स आए थे। हाँ, फिर इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे एसेट्स आते थे, वो नाम अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो बता दिए फिर तो आप कर ही दोगे। ठीक है, उसके अंदर में कुछ आते थे, फिर 1 ऐसे होता था, 2 ऐसे होता था, फिर इसके अंडर में सब हेडिंग्स आती थी। ठीक है, तो यही चीज़ पूछी हुई है कि जो हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है, वो किस हेडिंग के अंडर में आता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 वाला पूछा हुआ है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। लेकिन अब अगर आपसे कुछ भी पूछेगा तो 2013 का ही पूछेगा, क्योंकि उससे पहले वाला जो मैं बताऊंगा नहीं आपको, मुझे पता है कि कौन से ईयर में आया था। ठीक है, तो वो तो आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट में। तो उस वाले ईयर का तो पुराना हो गया, तो वो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कौन से लिए अपनी जब पढ़ेंगे आगे, तो बैलेंस शीट का जो शेड्यूल है, हम लोग 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार पूंजीगत कार्य प्रगति। ठीक है, कौन सा पूंजीगत कार्य प्रगति, पूंजीगत होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वही हिंदी में हम इसको पूंजीगत कार्य प्रगति पर है शीर्षक के तहत दिखाया गया है। तो सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप लोग कैसे करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैपिटल अगर हम बोले या फिर पूंजी की अगर हम बात करें, तो पूंजी कैसी होती है, पूंजी हमारी होती है भैया फिक्स्ड नेचर की। हाँ, फिक्स्ड नेचर की होती है ना। तो अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स और वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये तो चलो कुछ भी हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो इंटेंजिबल एसेट का भी इसमें नहीं लेते। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हमारी पूंजी कैसी हो सकती है। क्या वो करंट एसेट्स में आ सकती है? नहीं। क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस होगी? नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस तो कभी हो ही नहीं सकती। इसका तो मतलब है कि हम लोग किसी को पैसा दे, और करंट ईयर का मतलब होता है, करंट एसेट का मतलब होता है जो विद इन 1 ईयर ही, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही खत्म हो जाए। तो हमारे पास ले दे के क्या बचता है, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे ये नहीं होते। इंटेंजिबल एसेट्स हमको पता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि हमारे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। तो हमारे पास ले दे के अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता, तो ले दे के ऑप्शन क्या बचता है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पूंजी जो होती है हमेशा फिक्स्ड होती है। एक तो आप इस तरीके से करो कि भैया हाँ ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। एक आप इस तरीके से कर सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट्स हमारे वाले होते हैं, तो ये नहीं हुआ। करंट एसेट्स हमारे 1 ईयर के लिए होते हैं, तो इसमें कैपिटल का नाम हो गया, तो कैपिटल इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लोन्स एंड एडवांसेस तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा फिक्स्ड एसेट आता है। ठीक है, तो 2 तरीके से एलिमिनेट करो, और एक तरीके से तो फिर अगर आपको आता है तो फिर आप कर ही दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना। तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है क्वेश्चन, अब देखो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, इसकी जो हमारी हेडिंग जो होती है वो नॉन करंट एसेट्स होती है, मेन जो हेडिंग होती है। बट अगर हेडिंग पूछी हुई ना तो फिक्स्ड एसेट्स करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग हमारी फिक्स्ड एसेट है। अगर फिक्स्ड एसेट्स नहीं देता मान लो, और नॉन करंट एसेट्स दे देता है, तो हम लोग नॉन करंट एसेट करेंगे।
ठीक है। उसके अंडर में देखो टेंजिबल एसेट्स आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी पूछा गया था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है? देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी कार, जैसे मतलब कि हमने अपनी बिल्डिंग इस साल बनाना स्टार्ट की, ठीक है। अब हमारी बिल्डिंग मतलब कि मानो हमने 10 स्टोरीज बनवानी थी, मतलब 10 फ्लोर के ऐसे बनवाना था, ठीक है, लेकिन हमारी बनी अभी एक ही फ्लोर की। तो जो एक फ्लोर का जो बन गया ये भी तो हमारा एसेट ही है, ठीक है। अभी हमारी 10 फ्लोर की जो बिल्डिंग है इसको बनने में 5 साल लगेंगे, 5 ईयर। तो ये 5 ईयर तक क्या हमारी बैलेंस शीट से अलग रहेगी? तो इसका भैया मतलब कि पैमाना क्या रहेगा, इसको नापा कैसे जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगी इसकी, और ये कैसे देखा जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसलिए इसको एडिशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में रहते हैं, जितना कि हमारा एक साल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। यही होता है किसका मतलब, हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, ठीक है। समझ में आया? चलो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, फिल इन द ब्लैंक्स है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन का डेप्रिसिएशन, या फिर अगर हम बोलेंगे मूल हर्ष के लिए प्रावधान क्या है, ठीक है। तो मूल हर्ष के लिए जो प्रावधान जो बनता है वो किस में बनता है, आप इसमें देखोगे अगर, तो मैं आपको बता दूं कि राइटिंग ऑफ लॉसेस, ठीक है। राइटिंग ऑफ लॉसेस में सर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। राइटिंग ऑफ लॉसेस में ऐसी चीज़ें नहीं आती। सब्सटीट्यूट फॉर रिपेयर्स, ठीक है, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकती थी कि सब्सटीट्यूट फॉर रिपेयर्स, बट अगर हम इसमें गौर करें तो ये भी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि सब्सटीट्यूट फॉर रिपेयर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग मतलब उस चीज़ की एक वैल्यू को जोड़ते हैं और लास्ट में जाके उसके इतना पैसा मतलब हमारे अकाउंट में जमा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ नहीं होता। डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमारा P&L अकाउंट में चले जाता है। हम जब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अपना पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर द रिपेयर्स नहीं जाएगा इस चीज में। एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट ये बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि इसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ना कर करके एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉफिट कर देते हैं, जो कि हमारा गलत आंसर होता है। एप्रीप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट जो होता है, हमेशा देखो एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको कभी भी प्रोविजन पूछे किसी भी चीज का, ठीक है, प्रोविजन है, तो उसका आप हमेशा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कर दो, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लो, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो कि हमारा इसका सही आंसर है ए। और अगर आपसे कभी भी क्या पूछे, रिजर्व्स पूछे, क्या पूछे, कोई भी रिजर्व्स पूछ ले, तो रिजर्व आपका किस में जाएगा, रिजर्व आपका जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट में, ठीक है। आज मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इस चीज़ में आज के बाद गलती कभी नहीं करेगा, फिर चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो या फिर किसी भी चीज़ का कॉमर्स का एग्जाम हो, वो बच्चा हमेशा अपने एग्जाम में इस चीज़ को सही करके आएगा। अगर आपने गलत किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली दुख होगा, ठीक है। ठीक है, क्या कहता है, देखो आंसर नंबर ए इसका सही है। अब प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेयर इज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम लोग ना किसी चीज को मतलब छोटे छोटे अमाउंट को इसमें लाके डिपॉजिट करते हैं। जिस तरीके से हमारी एफडी होती है ना, एफडी का भी मतलब एक तरीके से यही होता है कि हम लोग उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे, मतलब कि मानो हर साल हम लोग इसमें 500 रुपये ऐड कर देते हैं, तो 10 साल बाद हमारे कितने 5,000 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। जबकि जो प्रोविजन होते हैं ये क्या होते हैं, प्रॉफिट में से माइनस हो जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमारा एक्सपेंस होता है, या फिर हम कहेंगे कि ये हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आती है समझ में, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आजकल मेरे स्टूडेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट एंड हमारा प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सुंदर क्वेश्चन एक आया। द गुड्स वर्थ ₹16,000 वर लॉस्ट इन फायर बाय मैसर्स ज्योति लिमिटेड, ठीक है, कंपनी थी मैसर्स ज्योति लिमिटेड, चलो हिंदी में भी पढ़ते हैं। हाउ एवर द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹10,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री। देखो होता क्या है कि आपके मतलब गोडाउन था, आपका गोदाम था, हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ। मैसर्स ज्योति लिमिटेड द्वारा 16,000 रुपये का माल आग में नष्ट हो गया था। हालांकि बीमा कंपनी से उसे 10,000 रुपये का बीमा दावा प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी सही प्रविष्टि है। अब देखो हुआ क्या कि आपका कोई गोडाउन था यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपका माल भरा हुआ था और इसमें आपका कितना 16,000 का माल भरा हुआ था। इसमें आग लग गई, ठीक है, आग लग गई और इसमें सारा का सारा माल जल गया। आपका सारा का सारा माल जल गया तो आपको लॉस कितना का हो गया, टोटल आपको लॉस हुआ 16,000 रुपये का। बट लेकिन आपने उसका इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था, तो आपको इंश्योरेंस उसका क्लेम होगा कितना, ये तो हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम होगा आपको 10,000 रुपये का, ये हमारी पॉजिटिव होगी। तो अब टोटल आपको जो लॉस हुआ अब इस वाले केस में वो कितना हुआ हमारा 6,000 रुपये, ठीक है। तो अब हमको क्या चीज़ देखनी है कि हमारा इसमें जो लॉस जो है वो 6,000 रुपये का। अब जो भी कोई हमारी एंट्री होगी,
ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगी, 6,000 रुपये से होगी। अगर आपको ये एंट्री नहीं आती तो इस तरीके से एलिमिनेट करना सीखो, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखो। क्वेश्चन 100% पेपर जो बच्चा अटेम्प्ट करके सेलेक्ट होकर आ रहा है उसको कभी भी क्वेश्चन, मतलब ये मान लो कि 100% क्वेश्चन कभी किसी बच्चे को नहीं आते, बस उसको एलिमिनेट करना आता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेपर्स के मेंस दिए हैं और मुझे पता है कि एलिमिनेट हम लोग करके किस तरीके से पेपर में सेलेक्ट हो सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इज 10,000 एंड 16,000 इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 6,000 को ही हमको लेना है तो इसको हटा देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 16,000 एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर 10,000। ठीक है, नो ट्रीटमेंट फॉर 10,000 ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बुक ऑफ अकाउंट से अगर आपके यहाँ पे 10,000 का कैश आएगा तो आपको इंश्योरेंस को भी इसमें शो करना पड़ेगा, तो इसको तो हटा ही दो। कैपिटल रिसिप्ट इज 10,000 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 16,000। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो 16,000 आपका कैसे होगी, क्योंकि आपने 10,000 रुपये के तो आपको कैपिटल रिसिप्ट मिल गई। ठीक है, 10,000 रुपये का तो आपको आया ना पैसा, तो आप लोग कितना 16,000 रुपये की एंट्री करोगे तो ये आपके डबल लॉस में चले जाएगा। तो कंपनी का मतलब आप इस तरीके से एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो कर दोगे। तो आपके इस तरीके से हमारे 3 जो है एलिमिनेट होते हैं। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ₹6,000 ओनली। ठीक है, और 6,000 क्यों आएगा वो चीज़ मैंने आपको बता दी अभी। क्योंकि अब देखो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, अगर जैसे आपका लॉस वगैरह कभी हो जाए, मतलब आग वगैरह लग जाए, तो एबनॉर्मल लॉस हो गए यहाँ पे, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया इसमें। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस के यहाँ पे हम लोग फायर लॉस या फिर मतलब जो कुछ भी हमारा लॉस हो उसको लिख सकते थे। तो इसके यहाँ पे 16,000 की एंट्री की टू ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर दिया 16,000 रुपये को। फिर उसके अंदर हमारा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी सब अकाउंट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको यहाँ पे कितना दिया, 16,000। ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा अपनी इंश्योरेंस कंपनी में डाल देंगे, भले हमको मिला कितना भी हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू 16,000 टू एबनॉर्मल लॉस। तो हमने यहाँ पे अपने एबनॉर्मल लॉस को 16,000 रुपये को किससे, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट से खत्म किया। बट हमको एक्चुअली में तो इंश्योरेंस कंपनी से 16,000 रुपये नहीं मिला ना, तो हमको इसको तो अब वो करना पड़ेगा नीचे आगे फर्दर प्रोसेस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 16,000 रुपये, P&L में हमने अपना कितना 6,000 रुपये डाल दिए, जो कि हमारा क्या था, लॉस हुआ था 6,000 रुपये का, और बैंक अकाउंट में जो कि हमको 10,000 रुपये कहाँ से रिसीव हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया। इतना आता है समझ में। ठीक है, पूरी पूरी एंट्री कर दी मैंने इसकी। ऊपर आपको बता भी दिया था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसकी एंट्री तो इस तरीके की होती है हमारी। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 2.5 लाख टू 5 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2018 टू 2019। देखो आपके लिए टैक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें AY होता है, ठीक है, FY होता है, और एक क्या होता है हमारा CY होता है। CY होता है हमारा करंट ईयर, मतलब कि जो कि हमारे चल रहा है इस समय पे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है वही वाला 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और असेसमेंट होता है एक साल पीछे वाला, जिसका हम लोग क्या करते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना टैक्स को क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर जो होता है हमारा, ये वही साल होता है जिसके लिए हम लोग अपने टैक्स को असेस करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था कि असेसमेंट ईयर 2019-2018 में टैक्स स्लैब किसके लिए 2.5 लाख से 5 लाख के लिए कितना था। ठीक है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के लिए उस समय पे जो टैक्स रेट था हमारा वो 5% था, बट आज का हमारा टैक्स स्लैब कुछ डिफरेंट है स्लाइटली इससे, तो हम लोग अभी देख लेते हैं आगे हमारी नीचे एक्सप्लेनेशन में। तो इसका आंसर जो था हमारा ए करेक्ट था। ठीक है, उस टाइम पे जो बच्चा 5% करके आता वो सही था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो देखो ये हमारे कुछ टैक्स स्लैब्स हैं जो कि भारत सरकार ने बनाया भी। तो क्या कह रहा है इसमें कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप मतलब BPL से नीचे हो, आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आप लोग इनकम टैक्स देने के हकदार नहीं है। लेकिन क्या होता है उसके बाद से, फिर आप जब 2.5 लाख से ऊपर रुपये कमाते हो, 2.5 लाख से 3 लाख के ऊपर आपके ऊपर कितना 5% का टैक्स लगता है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो टैक्स लगता है हमारा वो 2.5 लाख से 5 लाख था। बट अभी जो नया जो है इस साल जो मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया अगर, तो वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो उसके बाद 5% है, बट उसमें एक चीज़ नई ऐड कर दी गई है, टैक्स रिबेट मिलेगा उसमें 87A का। इस चीज़ को ध्यान रखना, टैक्स रिबेट मिलेगा 87A का, किसमें 2.5 लाख से 3 लाख, और मतलब इन दोनों में ही मिलेगा, 2.5 लाख से 3 लाख और 3 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर हमारा क्या 5 लाख से जो 7.5 लाख रुपए है उसमें हमारा 10% रहेगा, 7.5 से 10 लाख के लिए हमारा 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख, मतलब देखो आप 2.5 लाख का इन्होंने क्या किया है, टैक्स स्लैब्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये था 0 से ऊपर वाला, देखो क्वेश्चन 0 से तो 2.5 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, फिर 2.5 से 5 लगता था, फिर शायद 5 से 10 लगता था, मुझे याद नहीं 2018-19 का, और फिर 10 से 15 लगता था, फिर 15 से फिर ऊपर ऐसे करके लगता जाता था।
तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि आपके लिए 2.5 लाख का बनेगा, ठीक है, 20% हमारा है 10 से 12.5 लाख के लिए, 12.5 से 15 लाख की 25%, और 15 लाख से जो इतना भी ऊपर होगा हमारा उस पर कितना 30%, मतलब 3% ऑफ द टोटल इनकम। आपको मैं अभी आपको मतलब इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो उस समय पे पढ़ा दूंगा कि इनकम टैक्स किस तरीके से लगता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने 20 लाख रुपए कमाए, ठीक है, तो आपके ऊपर पूरा 30% का जो टैक्स रेट है वो 20 लाख के ऊपर मतलब 6 लाख का आपका टैक्स नहीं बनता, वो कम बनता है। वो किस तरीके से बनता है, वो उसमें इस तरीके से देखो किया जाता है कि ना कि 0 से लेकर 2.5 लाख का पहले तो जीरो टैक्स स्लैब में आ गया तो इसको हटा दिया जाता है, 2.5 से फिर 3 लाख का 5% में आता है, ठीक है, फिर इसके ऊपर लगाया जाता है, फिर 3 से 5 के लगाया जाता है, इस तरीके से आगे आगे चलता जाता है। वो जब हम लोग टैक्स पढ़ेंगे तो उस समय पर मैं आपको करवा दूंगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा न्यूमेरिकल, बट फिर भी मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओ, या फिर आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसमें क्वेश्चन कर नहीं पाओ। ठीक, अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स राज फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, राज की कोई मतलब कंपनी होगी, उसकी एक बुक है जो कि 31 मार्च 2018 को खत्म होती है, ठीक है सर, बहुत अच्छे। गुड्स रिटर्न टू सुनीता वैल्यूड एट 650 was debited to Anita's account. What is the correction entry required to be made in books of accounts? ठीक है, हमारे बुक में क्या हुआ कि हमने एक एरर कर दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, या फिर अगर आप बोलो तो जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखो इसमें दोनों ही तरीके का क्वेश्चन मिल गया है। अब मैं आपको इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको नीचे किसमें बताना है, मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, अपना दिमाग चलाओ और मुझे नीचे कमेंट में बताना है कि इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी करंट एंट्री मतलब सही वाली एंट्री बोलूँ तो क्या हुआ, देखो पहले हमने क्या किया, गलती से किसके अकाउंट में डाल दिया, रिटर्न टू सुनीता, डेबिटेड टू अनीता अकाउंट, ठीक है, जो हमारा सुनीता का जो था उसको हमने अनीता के अकाउंट में डाल दिया। अब हमको क्या करना है, अनीता के अकाउंट को खत्म करना है सुनीता के अकाउंट से, जबकि हमारी जो परचेस रिटर्न जो है उसकी तो एक बार एंट्री हो ही चुकी है, ठीक है, तो हम लोग इसकी दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारी जो करंट जो होगी इसमें वो हमारा बी ऑप्शन होगा, सुनीता अकाउंट डेबिट 650 से हम लोग कर दें क्योंकि हमने 650 से उसके अकाउंट को ज़्यादा कर दिया था पहले, ठीक है, टू अनीता अकाउंट 650। तो ये हमारी क्या होगी, एकदम करेक्ट एंट्री उसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर करना है इसका कि क्या होगा, नहीं तो फिर अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा नहीं, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो से जुड़ते हैं और फिर हमारी वीडियो से इस तरीके से कमेंट करते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अनकमिटेड पेंशन इज, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आने की चांसेस फिर से हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आने की चांसेस फिर से हैं। मैंने 2 बार आपको बोल दिया, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बना के कर लेना। सरकारी कर्मचारियों के मामले में कमिटेड पेंशन है, तो कमिटेड पेंशन का देखो क्या होता क्या है, तो कमिटेड पेंशन की हमारी जो एंट्री जो होती है ना पार्शियली टैक्सेबल नहीं होती। ये क्वेश्चन तो खैर आपका मतलब उससे नहीं कर पाओगे, किससे एलिमिनेट करके नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आता होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। फुली एग्जाम नहीं होती है वो हमारी जो होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। हमारी जो अनकमिटेड पेंशन जो होगी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो क्या होगी, वो फुली टैक्सेबल होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अनकमिटेड पेंशन तो मैंने आपको बता दी वो कैसे होगी, वो फुली टैक्सेबल होगी, कैसे, एज अ सैलरी, ठीक है, उसको हम लोग पेंशन को क्या मानेंगे, उसको हम लोग सैलरी मांगेंगे। बट अगर हमारी कोई भी कमिटेड पेंशन होती है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो वो क्या होगी, फुली एग्जेम्प्ट होगी, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो हमारा कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय है और उसको अगर कमिटेड पेंशन मिलती है तो वो क्या होगी, पार्शियली एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, पार्शियली एग्जेम्प्ट होगी, मतलब कि उसके ऊपर आधा टैक्स लग सकता है आधा नहीं लग सकता, वो चीज़ अलग है, वो जब हम लोग टैक्स अपना पढ़ेंगे उस समय पे इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, नहीं तो मैं उसको बहुत मारूंगा, ठीक है, मतलब वीडियो से निकल के उसको पीटूंगा। चलो, डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रमोट पेमेंट इज कॉल्ड आ, शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को कहा जाता है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। अगर हम मैं बता चलो इसके एक देता हूँ, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आपसे कोई उधार लेके जाता है सामान, आपके पास में ए आया, ये ए है, ये आपके पास में आया, बोला कि भैया ये आप हो, ठीक है, थोड़े मोटे से तगड़े से, तो आपने इसे बोला कि इसने आपसे बोला कि भैया मुझे वो सामान चाहिए, आपने बोला ठीक है कितने का, आपने बोला कि 10,000 रुपये का मुझे सामान दे दो, तो आपने इसको पैक कर दिया, इसने बोला कि मैं पैसे 1 हफ्ते बाद दूंगा, ठीक है, आपने बोला 1 हफ्ते बाद,
या मेरे को भी पीछे सामान लेना पड़ता है। इसने बोला कि मेरे पास में लेकिन आज तो पैसे हैं नहीं। तो अब इसने बोला कि मेरे पास में आज 9,900 ही रुपए हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम से बल्ब जला। आपने बोला 9,900 रुपये हैं, मुझे इस पे तब भी 100 रुपये का फायदा, मतलब 500 रुपये का फायदा हो रहा है मान लो इस वाले सामान पे। ठीक है, ये पता नहीं उधार कब देगा वापस, मैं एक काम कर दूँ। आपने ऐसे बोला कि अगर तू आज मुझे 10,000 रुपये दे देगा, ठीक है, अगर आज तू मुझे 10,000 रुपये का बिल पेमेंट क्लियर करवाता है तो मैं तुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 1% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो तू मुझे इतने रुपये दे जा, 9,900 रुपये। तो इसने भी, इसके भी दिमाग में ये चीज़ चली है, 100 रुपये बच रहे हैं, 500 रुपये का फायदा भी होगा बेच के, तो क्यों ना ये तो मुझे 600 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने आपको वो जो 9,900 रुपये थे वो दे दिए। ठीक है, एक कहानी खत्म हो गई और आप लोगों ने इसको रख लिया और ये आदमी चला गया अपना सामान लेकर। ठीक है, कहानी खत्म हुई। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से जो पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? क्या वो रिबेट डिस्काउंट है, क्या वो ट्रेड डिस्काउंट है, क्या वो क्वालिटी डिस्काउंट है, क्या वो कैश डिस्काउंट है? सर डी आपने क्या कहा? डी आपने कहा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? इसका आंसर कैश डिस्काउंट नहीं है जी बेटा, इसका आंसर जो है हमारा कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हमने कहा कि तू अभी हमको पेमेंट दे दे और मैं तेरे को अभी के अभी कैश डिस्काउंट दे दूंगा 1% का। और आपने उसको डिस्काउंट दिया, उसने आपको 9,900 रुपये दिया और वो चलता बना। बस, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है। क्या कहता है? एज पर सेक्शन 143(9), ठीक है, सेक्शन 143 का सब सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू। अब आप देखो इसमें ना सेक्शन ध्यान में रखना, क्योंकि सेक्शन ऑडिटिंग के लिए अलग अलग हैं। हालांकि उसमें 143 में उसकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 147 का वन सेक्शन वन सब सेक्शन 1, 2, 3, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डेफिनेशन दी गई हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया ऑडिटर की। बट जब हमसे 9 पूछा है, क्वेश्चन में 9 पूछा गया था, तो 9 में हमारा क्या आता है ये हम लोग पढ़ेंगे अपने, जब हम लोग अपना ऑडिटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑडिटर की क्या क्या हमारे रोल्स होते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो अभी उस चीज़ को आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि अरे रोल भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, वो हम लोग पढ़ लेंगे। बट अब इसमें क्या है, जब हमारे सबसेक्शन 9 के लिए पूछा गया, तो सबसेक्शन 9 में हमारा क्या आएगा? ठीक है, तो सबसेक्शन 9 में हमारा क्या आएगा? तो 9 में जो आएगा हमारा अटेंड एनी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आता। ठीक है, 9 में नहीं है, 9 में नहीं है। हो सकता है उसका रिपोर्ट फ्रॉड भी है, उसकी ड्यूटी है, साइन द रिपोर्ट भी है उसकी ड्यूटी, बट सब सेक्शन 9 में उसकी ड्यूटी नहीं आती। उसकी सब सेक्शन 9 में जो ड्यूटी आती है वो आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ICAI ने हमारे लिए बनाए हुए, मतलब कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको फॉलो अप करना। ठीक है, तो सेक्शन 149 ये कहता है द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द ICAI। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर कैन रेंडर सर्विस एज आर अप्रूव्ड बाय द कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 144 के तहत एक लेखा परीक्षक सेवाएं प्रदान कर सकता है जैसा कि द्वारा अनुमोदित किया गया है। उसको किसके द्वारा, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप लोग हमारे यहाँ पे आके ऑडिट कर सकते हैं, उसको मतलब कौन अपॉइंट कर सकता है? एज पर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब दो कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 144 के अनुसार वो किस में आएगा? ठीक है, तो देखो उसका ऑडिट कमिटी, ठीक है सही बात है, ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है हमारा, BOD जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी, एंड लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी। एंड और ऑड में देखो ये फर्क है कि ना, कि एंड में क्या होगा कि इसमें इन दोनों को अप्रूव करना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी अगर एक अप्रूव कर देगा तो भी हमारा जो ऑडिटर है वो क्या है, काम करने के लिए आ सकता है। क्या कह रहा है सुनो, एज पर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के धारा 144 के अनुसार अ कंपनी ऑडिटर शैल प्रोवाइड दो सर्विसेज दैट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी। और का ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर कहीं आ गया रिपीट होके तो और का ध्यान रखना, एंड में नहीं करके आएगा मेरा बच्चा। ठीक है, मेरा कोई भी स्टूडेंट इन 10 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन गलत अगर करता है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो काम नहीं आया। ठीक है, आप लोगों देखो यार, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मतलब एक एक पॉइंट भी आपको नीचे से समझाता जा रहा हूँ, आपको एलिमिनेट करने के तरीके भी समझा रहा हूँ, बट अगर आप उसके बाद में भी गलत करोगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा यहाँ से, जो भी कोई पढ़ के जा रहा है हर बच्चा सेलेक्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट
प्रिस्क्राइब्ड एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, शेड्यूल 3 की ही 2013 की क्या वो पूछी जा रही है बैलेंस शीट। इनटेंजिबल एसेट्स इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे कौन से होते हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे कौन से हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गई, ठीक है, गुडविल हो गई, मतलब जिनकी एक वैल्यू होती है, जिनको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो हमारे आईपीआरस हो गए। ठीक है, और क्या होता है बताओ इसमें, ट्रेडमार्क्स हो गया, हमारे कंपनी का लोगो हो गया, ये सब कुछ चीजें होती है, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। ठीक है, क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार अमूर्त संपत्ति, ठीक है, इंटेंजिबल का मतलब अमूर्त, जिसको छुआ नहीं जा सकता, को शीर्षक के तहत दो के तहत देखा गया है। ठीक है, तो एक आता है कि हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स, क्या उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में डालते हैं, करंट एसेट्स क्या उसको करंट एसेट्स में डालते हैं। देखो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना हमारे, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना वैसे, कि जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स रहते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट में नहीं आएगा, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में इसमें भी नहीं आता। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं है खैर कभी भी हमारा एसेट, तो ये किस में आता है हमारा, ये आ गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट के और वो भी शेड्यूल 3 के दो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ऊपर भी एक पूछा गया तो ये भी एक पूछा गया। क्या कहता है नॉन करंट एसेट्स में, एक हमारी हेडिंग हुई फिक्स्ड एसेट्स, ये हम लोग जब आगे अपनी बैलेंस शीट पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती हैं मैं उस समय पे आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, नीचे बार बार ये नहीं कमेंट करना कि सर बैलेंस शीट कब पढ़ाओगे, ये कब पढ़ाओगे। मैं अपने हिसाब से सारा सारा आपके लिए कोर्स कंप्लीट करूंगा, आपको बिल्कुल पेपर में ऐसा बना के छोड़ूंगा कि आप लोग एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स देखो फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट है क्या हमारा इंटेंजिबल एसेट, जो कि इसमें आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऊपर पूछा गया था। ठीक है, वो यहाँ पे आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर हमारा कोई भी जैसे कि क्या हुआ कि हमारा कोई भी टेंजिबल एसेट है तो वो तो हमारा कैपिटल एसेट एक बन गया। ठीक है, तो वो इसमें चले जाता है, जब वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रहेगा तो इसमें चले जाएगा। लेकिन जब हमारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस है इसका, तो वो किस में जाएगा, वो हमारा इंटेंजिबल एसेट में ना जा करके उसके लिए नीचे एक सब हेडिंग बनती है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखो टाइम लगा, मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन करवाने में टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ समझ के करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप लोग नए हैं पहली बार ही हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने यूपीपीसीएल के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया जिसमें हम लोग आपको अकाउंट्स, ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और दूसरा बच्चा कोई भी आपका फ्रेंड जो भी कोई आपकी प्रिपरेशन करे उसको शेयर करो, उसको लाइक करो, बताओ कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री में एक बैच दे रहा है भैया, आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग भी नया चैनल है हमारा, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसके लिए अभी हमारे पास में मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, तो फिर आप लोग हमारे साथ में कनेक्ट होगे तो हम लोग आप मतलब जैसे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग आप लोग लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वगैरह लेके आते रहेंगे। और एक और बात सुनो, हाँ एक काम की बात और बता दूँ मैं आप लोगों को कि अब जो हमारा जो मतलब अब सिलेबस जो आएगा तो देखो वो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। पार्ट ए में क्या रहेंगे हमारे, नीचे लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा हमारा पार्ट बी, ठीक है, आज क्लियर कर दे रहा हूँ आपको सिलेबस का। इसमें क्या आएगा हमारा कंप्यूटर्स आएगा, जिसमें आएंगे हमारे 50 क्वेश्चन और ये हमारा 50 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है क्या हमारा पार्ट, ओ सॉरी ये रहेगा हमारा पार्ट ए, सॉरी सॉरी, ठीक है, फिर क्या आता है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी जो रहेगा ये हमारा रहेगा किसका, अकाउंट्स रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अकाउंट से आएंगे 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये 75 नंबर का रहेगा। फिर क्या आएगा हमारा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आएगी, और हमारी हिंदी आएगी। ठीक है, इसके रहेंगे 25 क्वेश्चन, इसके रहेंगे 25 क्वेश्चन, और इसके रहेंगे 25 क्वेश्चन, और ये 25-25 नंबर के रहेंगे। तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, इसमें हो गए हमारे 150, 75 प्लस 75 150 और 50, तो टोटल हमारे 200 क्वेश्चंस रहेंगे। और 200 क्वेश्चंस रहेंगे, एक चीज ध्यान में रखो कि पेपर जो होगा वो आपका एक ही जगह पे होगा, एक साथ ही होगा, अलग अलग पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि पेपर ए जो पार्ट ए जो हमारा कंप्यूटर से जो है ये कैसा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो कट ऑफ जो बनती है वो 150 नंबर से बनती है। ठीक है, इसको हमको कितना, इसमें हमको मिनिमम लगभग 30 से मतलब 30 तो आपका मिनिमम है, मिनिमम बोल रहा हूँ, और आपको 35 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, आप बार बार नहीं पूछना कि सर इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, एक बार डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर, अगर अब भी कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो चलो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं,
और कल अपनी फिर क्लास के साथ में मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए हमारी वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो के साथ में देखने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए।